इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड पड़ी है आईपैक के ऊपर और ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ने इसके ऊपर जो रिएक्शन दिया उसके बाद सब शुरू हो गए हैं कि ऐसा क्या था वहां पे जिसके लिए इस तरह एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जहां पे रेड चल रही है वहां पे जाती हैं। ईडी का कहना है कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां से उठा के ले गए गए हैं। ममता बनर्जी का दावा है कि उनकी पार्टी इंफॉर्मेशन थी, कैंडिडेट्स कौन है सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी। ईडी ने रेड क्यों डाली, इसके क्या परिणाम होंगे, उस सब पे बात करेंगे आज। बेसिकली वैसे करण और मैं बैठ रहे थे बात करने के लिए जेएनयू के ऊपर कि जेएनयू के अंदर जो टैक्स पेयर फंड करता है और वहां पे जो अंकल्स बैठ के पीएचडी कर रहे होते हैं पर कहते हैं वो बालक है, क्योंकि हम जिस डिबेट पे होते हैं करण आप और मैं थे तो सब आके बोलते हैं अरे दो बच्चे उमर खालिद चरजील इमाम दो बच्चे क्या कर लेंगे भारत सरकार के खिलाफ। तो मैंने उनकी एज गूगल करी, भैया 38-39 की एज है, तो ये तो हम सब की एज ग्रुप में ही हो गए, तो हम सब भी क्या बालक हैं, क्या हमें भी ये तो मिलेगा। तो क्या है, तो जेएनयू जेनजी, ये जेनजी नहीं है वैसे, पर जेनजी क्या स्टूडेंट सिस्टम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब पे बात करनी थी। पर वो टॉरी एंड में करेंगे, 10 मिनट के करेंगे। पहले हम शुरू करते हैं वेस्ट बंगाल के साथ जो रेड पड़ी है। तो ईडी की मैं करण आप जुड़ी गए हैं, आप ही बताइए क्या है आईपैक, पहले से शुरू करें, क्या है आईपैक, क्योंकि आप बहुत फोकस करते हैं इन सारी पिछले 15 साल में जो खड़ी हुई हैं इलेक्शन लड़वाने वाली एजेंसीज, अगर सिंपल भाषा में बोले। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल। ये देखिए, आईपैक वो वाली एजेंसी है जो प्रशांत किशोर ने शुरू करी थी। तो प्रशांत किशोर रोज टू प्रोमिनेंस थ्रू आईपैक। इसमें ये पॉलिटिकल कंसल्टेंसी भी देते थे और साथ में भाई कहा जाता है कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी तो देते थे बट कॉन्ट्रैक्ट्स, कैंडिडेट सिलेक्शंस, हर चीज में इनकी बहुत भारी से भी होती थी। और 2019 में ममता गवर्नमेंट एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एंड 19 से लेके आज तक वो कॉन्ट्रैक्ट छूटा नहीं है। मतलब वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, अटूट बंधन हुआ हुआ है तब से। उसके बीच में 2021 का चुनाव ये जीती, कॉम्प्रिहेंसिवली जीती, और 2024 का लोकसभा में भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो 2019 में जब आईपैक आई तो तब शुवेंदु अधिकारी जो आज बीजेपी में है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो तब ममता के बड़े राइट हैंड पर्सन हुआ करते थे वो। तो ही ग्रू वेरी अनईजी। उन्होंने कहा भाई ये आईपैक जो है ये क्या पार्टी दफ्तर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या हम एमएलए को भी लाइन लगा के इनके आगे खड़ा होना पड़ेगा? प्रशांत किशोर बताएंगे हमें कौन आगे बढ़ेगा, किसको टिकट मिलेगा? तो वहां से टीएमसी में दो गुट बनने लग गए कि भाई आईपैक की नहीं चलेगी, ये डिसीजन पार्टी के दफ्तर पे होगा। एंड आईपैक का स्टैचर बढ़ता गया सो मच सो कि शुवेंदु अधिकारी की बहुत घमासान एक युद्ध हो गया प्रशांत किशोर से, और ममता जी भी वहां पे थी। और उसके बाद इन्होंने निकल करके कहा कि बड़ा भारी करप्शन हो रहा है पार्टी में, सारे पदों पे एक प्राइस टैग रख दिया गया है। और ये सिर्फ इन्होंने नहीं कहा, टीएमसी के एक एमएलए भी थे मदन मित्रा, उन्होंने तो बड़े इलेबोरेटली पूरा रेट कार्ड खोल दिया था कि 10 करोड़ अच्छा, में ये वाला पद मिलता है पार्टी में, 20 करोड़ में मंत्री बनते हैं ऐसे, और पार्टी में पद में ज्यादा कमाई हो पाती है। ये सब पूरा उन्होंने खुल के मदन मित्रा ने बोला बोला और 4 दिन के बाद सॉरी बोल दिया। 4 दिन के बाद बोला कि पता नहीं क्या हो गया था जो मैंने ऐसे बोल दिया, बट एनीवेज इन्होंने ये बात बोली। अब हुआ क्या, शुवेंदु अधिकारी तो भाई ममता बनर्जी को छोड़ के चले गए और उन्होंने जाते जाते एक बड़े प्रोफेटिक शब्द कहे कि आईपैक जो है मैडम आपको ले डूबेगा एक दिन, आपको और राज्य को दोनों को ले डूबेगा। अब राज्य को तो ले डूबा है अभी तक अगर मैं कहूं, ये सरकार कहूं कि आईपैक कहूं, पर ममता बनर्जी का भी स्टैचर तो बड़ा है भाई 21 में और 24 में जीतने के बाद, इसलिए उन्होंने अभी भी इसका दामन पकड़ रखा है। अब नहीं दिक्कत एक ये हुई। करण बोलिए। आईपैक ने एक बड़ी विक्ट्री तो दिलाई उनको 2022 हाँ के हाँ अंदर, हाँ हाँ, इस पे कोई बिल्कुल। डाउट नहीं, पर उस समय प्रशांत किशोर शायद जुड़े हुए थे इससे, है ना, आईपैक से। क्या प्रशांत वो किशोर 21 सिचुएशन तक है जुड़े पूरी, रहे। 21 तक जुड़े प्रशांत रहे, 21 में किशोर चुनाव में, सॉरी चुनाव 21 में था 21 ना। में चुनाव में जिताया उन्होंने। उसके हाँ, बाद ये हट गए, 22 से ये हट गए, फिर ये अपने जन सुराज और इसमें लग गए, और इन्होंने कमान दे दी प्रतीक जैन को। प्रतीक जैन की क्या स्टोरी है, क्या है प्रतीक प्रतीक जैन? जैन जो थे पहले इनके अंडर काम करते थे, अब ये अच्छा। मेन सर्वे सर्वा हो गए उस जगह के। और एक बहुत बढ़िया एक मोमेंट था 2024 के लोकसभा के टाइम पे कि प्रशांत किशोर ने प्रिडिक्शन करी थी कि भाई बीजेपी की सीटें आएंगी अच्छी वेस्ट बंगाल में, और प्रतीक जैन ने कहा कि मेरे जो पुराने मेंटोर हुआ करते थे वो गलत होंगे इस बार लोकसभा सीटें 24, क्योंकि टीएमसी की। प्रशांत किशोर वाज राइट इन 2021 असेंबली इलेक्शन। या बट ही वाज रॉन्ग
in 2024 लोकसभा, he was predicting कि बीजेपी जीतेगी बीजेपी बंगाल बेटर करेगी, बीजेपी विल मेक सम सीरियस इनरोड्स इन बंगाल। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट वाज क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव फ्रॉम ममताज पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक 30 जीती थी आफ्टर आउट ऑफ 40 सीट्स, 30 या 29 या 31 कुछ ऐसी जीती थी बीजेपी। हाँ, बीजेपी के लिए बंगाल अच्छा नहीं गया था। बीजेपी डिडंट डू वेल। या तो अब उसके बाद इनका प्रतीक जैन, जिनके यहाँ आज रेड पड़ी है, इनका स्टेचर और बढ़ जाता है और इनके एमएलएस कुछ कुछ बहुत नाराज होने लग जाते हैं। कई इनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं जिसको एलेज किया जाता है कि भाई यहां से ही सब कुछ हो रहा है। अभिषेक बैनर्जी के तो इतना करीब हो जाते हैं प्रतीक जैन कि कहा जाता है अभिषेक बैनर्जी को अगर ढूंढना है तो आईपैक के लोगों को ढूंढो या प्रतीक जैन को ढूंढो, अभिषेक बैनर्जी आपको मिल ही जाएंगे। मीनवाइल इस पूरे के दौरान अभिषेक बैनर्जी का नाम आता है कोल स्कैम में। ये जो ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है उसमें इनका कोल का प्रोलिफरेज के लेकर एक स्कैम आता है। सीबीआई एफआईआर फाइल करती है, ईडी से समन आता है इनको। ईडी के समन को क्वाश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं क्वाश करती है इनकी प्ली को। समन आता है इनको, ठीक है, ये बार बार जाते हैं, कुछ होता नहीं है, इनको कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता है। नाउ टुडे व्हाट हैज हैपेंड इज दैट द ईडी हैज रेडेड आईपैक का दफ्तर। तो वो होता है ना, राजा की जो जान होती है वो तोते में होती है, तो अभिषेक बैनर्जी की जो जान है वो आईपैक ही में है। तो वहां पे जब रेड हुई तो भाई दर्द हुआ। अब दर्द ऐसा हुआ कि ममता दीदी बिल्कुल गाड़ी वाड़ी लेके, मैं तो पहली बार ऐसा देखा कि एक सिटिंग सीएम ऐसे ऑन द रेड साइट पहुंच जाए और फाइल लेकर हाथ में, और हरी फाइल लेकर। तो जो मैं उनकी स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा आपको कि क्या स्टेटमेंट पड़ी है ममता बनर्जी ने, क्योंकि अनयूजुअल स्टेटमेंट है वो। और ममता बनर्जी, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, हमारे देश में इन्फोर्समेंट जांच एजेंसी की रेड इतनी सिंपलिस्टिक नहीं है। कई बारी वो आपको जो पार्टी पे रेड पड़ती है उसको प्रेशर में डाल देती है और कई बारी वो बैकफायर कर जाती है। मैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट पे बाद में आऊंगा, पर मैं पहले जानना चाहता हूं जो ममता बनर्जी की स्टेटमेंट आई जिसमें वो कहती हैं, और उसी तरह डायरेक्टली होम मिनिस्टर को टारगेट करती हैं, वो पीएम को नहीं करती हैं, वो डायरेक्टली नॉटी होम मिनिस्टर। नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, देखो ये कोट करना जरूरी है। ममता बनर्जी डायरेक्टली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी को टारगेट करती हैं और कहती हैं द नास्टी एंड द नॉटी होम मिनिस्टर हु कैन नॉट कीप द कंट्री सेफ इज बिहाइंड इट। अमित शाह वांट्स टू करेक्ट आवर पार्टी कैंडिडेट्स लिस्ट। तो द नास्टी एंड नॉटी एक बड़ा अनयूजुअल सा अटैक है देश के गृह मंत्री के ऊपर। तो ये और प्राइम मिनिस्टर पे नहीं है, इसमें बहुत लेयर्स हैं। पर पहले आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मैं उस पर आना चाहूंगा कि ये होम मिनिस्टर पे क्यों है, पीएम पे क्यों नहीं है, मेरा पहला उस पे आना चाहूंगा। तो इनका कहना है कि हमारी जो पार्टी की पूरी स्ट्रेटेजी थी और हम लोग क्या क्या कहाँ कहाँ क्या गुल खिलाएंगे सब कुछ इस फाइल में था, और ये लोग ये फाइल चोरी करने आए। अब ये कितना जुवेनाइल आर्गुमेंट एट द सरफेस ऑफ इट लगता है कि कोई किसी की फाइल चोरी करने के लिए पहुंचा हुआ है दफ्तर में। दैट इज रिडिकुलस। और कह रही है ईडी जो है वो एट द बिहेस्ट ऑफ द होम मिनिस्टर ये काम कर रही है। अब कई लोग तो उनकी जो हरी फाइल है, हर तरफ के लोग हर तरफ की बात करते हैं, तो हमारे जो राइट विंग के लोग हैं वो कह रहे हैं इट वाज अ डॉग विसल एट अपीजमेंट, कि भाई हरा रंग की फाइल ही क्यों थी उनकी भगवा क्यों नहीं हो सकती फाइल। तो इसके मीम्स चल रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कई लोगों ने लोग क्या से क्या एंगल जोड़ लेते हैं। तो वो एक खैर अलग बात है। बट आपने जो बात करी, ये देखिए हरी फाइल आ गई है ना। तो अब लोग क्या कह रहे हैं, अब आपने जो क्वेश्चन उठाया होम मिनिस्ट्री को लेकर, जरा हमें समझना होगा होम मिनिस्ट्री और ममता बनर्जी की सरकार हैव बीन एट लॉगर हेड्स फ्रॉम 2016। 2016 में होम सेक्रेटरी मिलते हैं वेस्ट बंगाल की सरकार से और कहते हैं कि हमें बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए लैंड चाहिए। ममता बनर्जी की सरकार कहती है अभी नहीं हो पाएगा, टालती है। 4 मीटिंग्स होती हैं 2016 से लेकर के 21-22 तक। हर जगह बॉर्डर फेंसिंग आज हो चुकी है लार्जली, सम ट्रैक्ट्स ऑफ कोर्स रिमेन, बट बांग्लादेश से जो आपका जुड़ता हुआ बॉर्डर है हमारा वेस्ट बंगाल का, जो कि सबसे क्रिटिकल है, वहां पर अभी भी फेंसिंग नहीं होती है। ममता बनर्जी रिजॉर्ट्स टू द वर्स्ट स्लैंडर फॉर बीएसएफ। सेज ये बीएसएफ को किस लिए जमीन चाहिए, क्या हमारे पे नजर रखना चाहते हैं लोग? दिस इज द लैंग्वेज शी हैज यूज्ड फॉर बीएसएफ। नाउ ऑन 1 दिसंबर, अभी पिछले महीने, हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऐसी लताड़ लगाई इनको और कहा कि यू आर प्लेइंग विद मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, 1 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करिए, व्हाई हैव यू नॉट अलॉटेड लैंड टू द होम मिनिस्ट्री।
So that is the reason why the Home Ministry and Mamata Banerjee are at loggerheads. आप पूछ रहे थे ना कि और ये क्या मैं इस रीजन पे आना चाहूंगा क्योंकि ये अभी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था जिसमें अमित शाह द हम्म होम मिनिस्टर गोज ऑन टू दिस, क्योंकि हम्म जर्नलिस्ट वहां पे सवाल पूछते हैं। अच्छा, जर्नलिस्ट का एक और रोल है। कुछ लोग कहा हम्म जाते हैं बीजेपी के जर्नलिस्ट हैं जिनको टर्म देने की कोशिश की गोदी मीडिया, हम्म पर वेस्ट बंगाल में पावर कौन है, तो जर्नलिस्ट हम्म किसके हैं, ये भी एक हम्म सवाल है और सबको पता है। तो राइट अमित शाह ने ये सीधा सीधा जवाब दिया था कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की एक इज अलाउइंग इन्फिल्ट्रेशन एज अ पॉलिसी टू स्ट्रेंथन इट्स वोट बैंक। तो ये उनका हम्म एक सीधा हम्म अपफ्रंट स्टेटमेंट था कि ये हम्म इसलिए हमें जमीन नहीं मिल रही, इसलिए ये डिफिकल्टीज क्रिएट हो रही हैं, जिसपे अब हम्म वो कहती हैं नास्टी एंड नॉटी होम मिनिस्टर। तो इसके अंदर एग्जैक्टली इन्फ्लेशन, एग्जैक्टली बांग्लादेश पे बड़ा एंगल है। अब देखिए, आप जो ये बात हुई ना इलीगल इमिग्रेशन की, हम्म, अभी जब एसआईआर हुआ तो हमने कई लोगों को पूरे पूरे कॉलोनीज, जैसे गुलशन कॉलोनी एक है वहां हम्म, पर, इट बिकेम अ घोस्ट टाउन, पीपल जस्ट रैन अवे जहां एसआईआर हो रहा था, हम्म, यू नो। सो इट्स अ फैक्ट कि वहां पर हम्म, उनको आधार करना, आधार दिलवाना, उनको किसी तरह वोटर रोल्स में इनरोल कराना, ये एक स्ट्रेटेजी थी। एक और डेट इसमें इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज 19 सितंबर 2017। हम्म, सो सुप्रीम कोर्ट जाकर कहता है कि दीज आर 40,000 इलीगल इमिग्रेंट्स जो रोहिंग्यास थे, हम्म, उनके डिपोटेशन का एक ऑर्डर आता है, जिसके हम्म, बाद ममता बनर्जी बैठती हैं धरने पे, एंड शी हम्म, सेज दैट रोहिंग्यास आर कॉमन पीपल। प्रशांत हम्म, भूषण had also gone to the court to challenge हम्म, that, and हम्म, इसके ऊपर बहुत आग लगती है 19 सितंबर 2017 को। That is when हम्म, the date when Mamta openly comes out in support हम्म, of the Rohingyas and says they should not be deported. They also have human rights. हम्म, So वहां से एक पेन पॉइंट तो हमें पता लग गया था। एसआईआर हम्म, में दैट हैज फर्दर बीन एग्जैसरबेटेड। और हम्म, एसआईआर में कितने वोट कट चुके हैं, ये बहुत एक गौर करने वाली बात हम्म, है। 30 लाख से ज्यादा वोट कट गए हैं, और हम्म, करीब करीब 1 करोड़ आर स्टिल अंडर कंसिडरेशन। हम्म, हम्म, तो बहुत मैसिव चर्निंग हो रही है वेस्ट बंगाल में इस समय जब हम बात कर रहे हैं, हम्म। एंड ममता के लोगों ने कहा था खून बहेगा अगर एसआईआर होगा। एसआईआर करण, हो रहा है। ये जो एसआईआर है वो तो मैं मानता हूँ कि कोई भी स्टेट के अंदर अगर सेंट्रल कुछ लॉ है जो इम्प्लीमेंट होना है, किसी भी इंस्टीट्यूशन की जिम्मेवारी है जो इलेक्शन कमीशन की है, तो उसको अपना काम करना है। पर एसआईआर एक अलग ही सब्जेक्ट है। बिहार में कोई जमीनी मुद्दा नहीं बना। उत्तर प्रदेश में तो द चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो रूलिंग पार्टी से हैं सेंटर की, उन्होंने भी कुछ सवाल उठा दिए कि कितने नाम डिलीट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो वो एक अलग है। वेस्ट बंगाल में मुझे बेसिकली लगता है ऐसे यार सबने अपनी कन्वीनियंस पे कर लिया है, पर जमीन पे कोई ये वोट का मुद्दा नहीं है। पर आप पैनिक का सबके लिए मुद्दा है कि चुनाव में हमारा वोटर तो नहीं राइट करता। आई सी राइट इट मोर एज अ पैनिक मुद्दा देन अ जेन्युइन मुद्दा जमीन पे। 58 लाख डिलीटेड इन वर्ल्ड ड्राफ्ट एसआईआर, 24 या लाख डेड, 12 लाख मिसिंग। सो इसमें एक और चीज है, आईपैक जो है, आईपैक वाज यूज्ड बाय ममता बनर्जी कि आपको इंश्योर करना है हमारे वोट ना कटे। तो आईपैक को एक और काम दिया गया सरकार के द्वारा कि आपको हमारे 4,000 वॉलंटियर ट्रेन करने हैं जो इंश्योर करेंगे। सबसे वेल प्रिपेयर्ड अगर कोई रही है एसआईआर को लेके, दैट हैज बीन ममता बनर्जी, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। बट स्टिल इतने वोट कट रहे हैं, स्टिल लोग भाग रहे हैं, है ना। तो एक पेन पॉइंट यहाँ पे, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम बिहार, एंड दैट इज व्हाट ममता हैज सेड। ममता आज की स्टेटमेंट है, इसको बिहार मत समझ लेना अमित शाह, दिस इज नॉट बिहार। यहाँ पे यू विल ट्राई टू डू समथिंग नॉटी, विल गेट टू द रूट ऑफ इट, यहाँ हमारी चीजें नहीं ले पाओगे आप। तो यहाँ पे एक रैलिंग कॉल हो रहा है। आई डोंट थिंक इट्स द सेम एज इट वाज इन बिहार। वेस्ट बंगाल में ये एक इशू बन सकता है, एक रैलिंग कॉल बन सकती है ममता की बेस के लिए कि वी हैव टू कम आउट एंड वोट। लेट्स सी क्या बनता है, कितना, वो एक ये देखने एक वाली बात फंडामेंटल डिफरेंस तो है। देखो इसमें तो एक मैं पहले एक फंडामेंटल डिफरेंस कर दूं बिहार और बंगाल में। नॉट एसआईआर को लेके भी है, जमीनी हकीकत को लेके भी, और लीडरशिप को भी लेती है। ममता बनर्जी 3 टाइम मुख्यमंत्री हैं, किसी डायनेस्टी से नहीं आती हैं, खुद लड़के, और कम्युनिस्टों से लड़ना आसान काम नहीं है। कम्युनिस्ट से लड़के आई हैं, तो वो आज जो उन्होंने मूव की है, ये मुझे नहीं लगता कोई सीएम उनके सिवाय इस देश में, विपक्ष का सीएम भी बोल रहा हूं, ऐसा मूव कर सकता था। ईडी की रेड चल रही है, आप खुले में जाओ, वहां पे घुसो, फाइलें उठाओ, और आप खुल के आओ, और ईडी की स्टेटमेंट आई है। तो जो उनका जुझारूपन है, और मैं इसको लाइटली नहीं ले रहा हूं, क्योंकि बिहार से मैं इसको कहीं भी कंपैरिजन नहीं करूंगा, क्योंकि बिहार में लीडरशिप ही नहीं है विपक्ष के पास। नहीं यहाँ नहीं, पे और एक बात और जरा आप समझ लीजिए, एनआईए के ऑफिशियल्स अप्रैल 2024 में मार खा चुके हैं टीएमसी के गुंडों से, मार, ठीक है।
ईडी के ऑफिशियल्स 2024 में जनवरी में शाहजहां शेख के यहाँ भी जब गए थे, मार खाए थे, बीटन, फिजिकली बीटन अप। सो ममता बनर्जी भाई इज वेरी क्लियर, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को जब व्हेन शी सेज कि भाई मारपीट हो सकती है, एंड महिलाओं के बारे में तो जब एसआईआर चल रहा था उसने कहा था आपको अगर किचन के बर्तन तक निकालने पड़ते हैं, गो अहेड निकालिए। शी इवन रिजॉर्टेड टू दैट सॉर्ट ऑफ अ डॉग विसल। सो व्हेन शी सेज समथिंग शी मीन्स इट, वेदर इट इज पोस्ट पोल वायलेंस, जिसमें एक कन्विक्शन आया हुआ है रफीकुल इस्लाम का, there's a conviction in post poll violence, people used to dismiss it as a conspiracy theory, रफीकुल इस्लाम आज कन्विक्टेड है टीएमसी के उसके अंदर, तो she means it when she says। हाँ, that's what I'm saying। उनकी जो स्टेटमेंट एक और थी जो खुद ही बोल रही है, देखो मैं यही बोल रहा हूँ, तो ये चीजें क्योंकि लोगों को कॉन्टेक्स्ट में समझनी है कि हो क्या रहा है, वो खुद मेरे को नहीं लगता कोई किसी के इससे पहले अगर किसी के ऊपर ईडी की या करप्शन की रेड पड़ रही है तो ट्रेंड ये रहता है पॉलिटिशियन स्टेप पीछे ले लेते हैं कि लेट इट प्ले आउट, हम उस मुद्दे में ना घुसें। यहाँ पे वो कहती हैं कि वो पर्सनली इंटरवीन कर रही हैं रेड जानने के बाद, आई रैंग अ प्रतीक बिकॉज ही इन चार्ज ऑफ माई पार्टी वर्क, ईडी हैज रेडेड माई आईटी ऑफिस इन सेक्टर 5 सो आई एम मूविंग देयर एज वेल। तो वो कोई ये नहीं हो रहा कि ईडी रेड कर रही है, कोर्ट ऑर्डर आएगा, समन होएगा, कॉश होएगा, वो ऑन ग्राउंड जा रही है, जो अलग ही एक स्ट्रैटेजी है जिससे बीजेपी को ग्रैपल करना है। पर मेरा एक और मैं पॉलिटिकली आना चाहता हूँ, फैक्ट्स ऑफ द केस सब कोर्ट में जाएगा, क्योंकि शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि दे आर सेइंग कि वो ईडी ऑफिशियल्स पे एफआईआर भी काट सकते हैं वेस्ट बंगाल पुलिस। ठीक है, वो जो करेंगे वो सारा कोर्ट जाएगा, वो लड़ाई होगी। पर पॉलिटिकली माना जाता हूँ, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि दो एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल है जब अरविंद केजरीवाल जेल गए करप्शन केस में, बहुत लोगों को लगा और अरविंद केजरीवाल को भी लगा कि मैं जेल जा रहा हूं तो जनता पूरी मेरे लिए एकदम दीवानी हो जाएगी और मुझे बहुत वोट करेगी। लोकसभा में वो कहा भी उन्होंने कि अगर आप चाहते हैं मैं जेल से बाहर रहूं तो आप मुझे वोट दीजिए। जनता ने बोला नहीं, आपको जहां रहना रहिए, हम आपको वोट नहीं देंगे। 24 के अंदर वो क्लियर हो गया, लोकसभा के अंदर कोई सिम्पथी नहीं है। पर दूसरे एग्जाम्पल्स भी हैं जहां पे जब ये ऐसा एक्शन लिया जाता है हेमंत सोरेन के ऊपर, वो झारखंड में रिपीट करते हैं, अब वो जाए आते हैं, लाठी जीतते हैं। का जो वर्जन था, वेलफेयर वर्जन था या सीएम था, तो दो अलग अलग वर्जन हैं। आप पॉलिटिकली इसको कैसे प्ले आउट करते हुए देखते हैं? क्योंकि एक कोर स्ट्रेंथ ममता बनर्जी की रही है कि वो जुझारू नेता है और उनकी जो वोटर्स है उनको वो पसंद आता है, दैट शी विल फाइट फॉर अस। तो वो जुझारू नेता वर्सेस इनफ लोग जो वहां पे एंटी इनकम्बेंसी है 15 साल की, लोग जानते हैं करप्शन के कितने केसेस चल रहे हैं, कौन से मंत्री के ऊपर क्या रियलिटी है। तो आप इसको पॉलिटिकली किस लेंस से देखते हैं, लीगली से बाहर? देखिए, एक बात तो हमें समझनी होगी, पॉलिटिकल अरिथमेटिक भी जो है वेस्ट बंगाल की, मतलब आप माइनॉरिटी वोट की अगर मैं बात करूं तो दैट्स अ वेरी बिग हेड स्टार्ट टू ममता बनर्जी, 27%, राइट? तो वो एक वो बहुत बड़ी एडवांटेज है। सो फॉर बीजेपी टू रिमूव ममता बनर्जी फ्रॉम देयर in the majority section they need a 70% of a strike rate, 60 to 70% of a strike rate. तो that is not a small thing, है ना? वो आसान नहीं है। ममता बनर्जी has a advantage, then she has the महिला advantage also, you know। दीदी has been, जो दीदी नाम आया है उनका, वो ऐसे ही नहीं आया है, that has been a call coming from the masses, she is a leader of the masses, we have to understand this। तो and plus इतनी aggressive भी है, ठीक है ना? मतलब तो जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना एक परफेक्ट कैंडिडेट के, वो तो भाई है इनके अंदर ना। एंड अपने काडर को इतना क्लोज रखती हैं, अपने काडर को भी क्लोज रखती हैं, एंड दूसरे काडर की पिटाई भी करवाई हुई है उन्होंने। जिस तरह के बीजेपी लीडर्स और आरएसएस के लोग का असॉल्ट हुआ है, एंड सैडली सम ऑफ देम हैव डाइड आल्सो, तो दैट इज वेरी वेरी सैड देयर। अब ये एक बात है उनके कैडर में कितनी स्ट्रेंथ है, बिकॉज बिना वायलेंस के कभी भी कोई सरकार चेंज नहीं हुई है। वेस्ट बंगाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री ये है। पोस्ट पोल वायलेंस हमने देखा, पंचायत पोल्स में 20,000 सीट्स वेंट अनकंटेस्टेड। सोचो जरा, खौफ जिसे हम कहते हैं। तो ये इस बार देखना है कि क्या बीजेपी के कैडर में अभी भी दम है कि भाई वो हम झेल पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे और इस बार वोट डालेंगे। बिकॉज इश्यूज तो हैं। मुर्शिदाबाद के बाद इट इज अ पोलराइज्ड इलेक्शन, वी कांट डिनाई दैट। और टीएमसी का मेयर शेख आलम, pronounced by the court prima facie, is involved in that। तो दैट इज अ वेरी सीरियस थिंग। मतलब वायलेंस तो हुई अगेंस्ट द हिंदूज। देखते हैं करण अब आगे दैट बिकम्स अ पॉइंट। या नहीं, जैसे ही चुनाव आएगा, डेट्स आएंगी, थोड़ा उस पर फोकस करेंगे, बात करेंगे। अब मैं थोड़ा जेएनयू पे आ जाता हूँ, वेस्ट बंगाल से बाहर निकल के यहाँ का जेएनयू। ये जेएनयू एक अद्भुत इंस्टीट्यूशन है जो पहले सिर्फ एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए चर्चा में रहता था, बट
या जो वहां पे एक्टिविटीज होती थी उसको मीडिया कवर नहीं करती थी, क्योंकि एक्टिविटीज कई लोग कहते हैं बहुत सालों से वहां पे अलग अलग चल रही हैं जो राष्ट्र के हित में नहीं है, पर वो मीडिया में आती नहीं थी। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ी मेरे ख्याल से 2015-16 में, जब वो अफजल गुरु वाले नारे लगते हैं। 2013 में भी कुछ हुआ था जब उसकी डेथ, उसको जब पनिशमेंट मिली थी जो मिलनी भी चाहिए थी। पर वो 13 से लेके जब कश्मीर की आजादी तक जंग चलेगी, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, यहाँ पे शुरू होता है। और उसके बाद ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता है, स्लोगन्स बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब लेटेस्ट जो आए हैं, मोदी शाह की कब्र खुदेगी। तो लोगों में सवाल शुरू हो गया भैया, और मैंने भी इस पे बोला कि ये टैक्स पेयर का पैसा है, इतना हेवीली सब्सिडाइज्ड है। मैं आपको कुछ आंकड़े दूंगा थोड़े भी आगे, कि आपको 1000 एकड़ का कैंपस वसंत विहार जैसे एरिया में, जहां पे आपको लाखों रुपए में अगर आप एक रेंट पे अपार्टमेंट लें, लाखों रुपया पर महीने का पड़ता है। इससे पॉश प्राइम एरिया नहीं है दिल्ली के अंदर। तो वहां पे आप रह रहे हैं, सालों साल रह रहे हैं। क्या नॉर्म्स थे पहले? तो सिर्फ 10 रुपया फीस थी मेरे ख्याल से 15-16 तक। तो वो फीस भी बढ़ के, अभी भी बढ़ के मजाक वाली फीस है, साल की 5-7 हजार रुपया है। तो क्या कब तक टैक्स पेयर फंड करेगा ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज को? और इससे ब्रॉड बढ़ते हुए जेएनयू के अंदर जो ये जेन जी मूवमेंट भारत में और दिल्ली एनसीआर में बहुत क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इस पे किस दिशा में जा रहे हैं और क्या सोल्यूशंस हैं? व्हाई इन आर टैक्स पेयर्स मनी, और विलिंग स्टूडेंट्स हो, वेलफेयर हो, देश के लिए अच्छा, सब कंट्रीब्यूट करते हैं ऐसी एक्टिविटियों के लिए कि नेताओं की कब्र खोदने के लिए? देखिए, जब बुनियाद ही एक गड़बड़ होना चीज की, तो जब एक सीड जो हमने डाला, जो सो किया, यू रीप व्हाट यू सो जिसको कहा जाता है ना, तो जेएनयू कैसे फॉर्म हुई है थोड़ा सा आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है इसके बारे में जो पूरा वाक्य है। तो इट वाज फॉर्म्ड इन 1969। तो पहली बार कांग्रेस की जो सरकार थी, इंडिकेट सिंडिकेट करके, जो इंदिरा गांधी की लड़ाई चल रही थी, उसमें स्प्लिट के कारण इट बिकेम अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड एट दैट टाइम द लेफ्ट एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द कांग्रेस पार्टी। लेफ्ट जब उसने सपोर्ट एक्सटेंड किया, तो लेफ्ट ने कहा भाई अब हमारा समय आ गया है कुछ चीजें अपने लिए सिक्योर करने को। तो आप जो बता रहे हैं ना कि इतना बड़ा एकड़, इतनी कम जमीन पे, तो इंदिरा गांधी ने कहा भाई चाहिए क्या आपको? उसने कहा भाई हमें पहले तो जेएनयू चाहिए, फिर आईआईएमसी चाहिए, फिर नेशनल हिस्टोरिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमारी पद होना चाहिए, एग्रीकल्चर रिसर्च में होना चाहिए, सब जगह ये जो अकेडमिया है इसको जरा हमें कैप्चर करना है। तो दैट इज हाउ जेएनयू केम इनटू बीइंग। पहले दिन से ये एक उत्पाद मचाने वाला ना, जब इसकी पैदाइश ही गड़बड़ थी दुर्योधन की तरह। 1019 एकड़ का कैंपस है, 1019 एकड़। हाँ, तो ये एक ग्राउंड बन गया कि भाई लेफ्टिस्ट प्रिंसिपल्स ना, इट वाज अ लेफ्टिस्ट वेट ड्रीम। अब यहां से हम रेवोल्यूशन लॉन्च करेंगे, और ये रेवोल्यूशन हमेशा से लॉन्च करते आ रहे थे। असल में ये कवर क्या हो गया, जब थोड़ा बहुत ये इंदिरा गांधी के भी अगेंस्ट गए इमरजेंसी के टाइम, तो ये कैमोफ्लेज हो गया कि इनकी मंशा थी क्या। बट 2016 में ये न्यूज में आया एक बार, और पहले बहुत न्यूज में आया था ये 2008 के बाद से। एक्चुअली ये कंसिस्टेंटली न्यूज में आया। अगर मैं देखूं 2010 में जब दांतेवाड़ा में 76 ऑफ आवर सीआरपीएफ जवान्स वर मार्टर्ड, दैट टाइम जेएनयू में सेलिब्रेशन हुआ था। एंड वो एक इतना डार्क डे माना जाता है। और ये जो आते रहते हैं ना, कुछ कुछ टेलीविजन पे भी आते हैं ह्यूमन राइट्स वाले जो आते हैं, जैसे मिस्टर जॉन दयाल टाइप के लोग हैं कुछ, आप लोग को आपको ध्यान होगा। आपके भी दोस्त हैं विवेक श्रीवास्तव, आप अपने दोस्त से मत पर्दा विवेक हटाइए। श्रीवास्तव तो आपके परम मित्र हैं, आपके खास मित्र हैं, हम सभी के मित्र हैं। तो आपके खास ये जाते रहते हैं वहां। और इन्होंने, मुझे अभी तक याद है, एक मुहिम जारी करी थी वहां से जॉन दयाल वगैरह ने, कि मोदी को वीजा नहीं मिलना चाहिए अमेरिका का, और मोदी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। लाइन से समिट्स थे। इट वाज एब्सोल्यूट पैनिक। बट वो पैनिक का कोई फायदा नहीं हुआ। 14 में सरकार बन गई। 16 में व्हाट वी सॉ 9 फरवरी 2016 वाज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ दैट, कि इन्होंने कहा बहुत हो गया, अब हम अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। दे जस्ट लॉस्ट देयर माइंड आफ्टर दैट। और तब से लोगों की नजर गई। दे वर सिंपली लाइक दिस। वहां लोग जाते ही नहीं थे। 40-40 45-45 साल होने के बाद नहीं जाते थे लोग, हमेशा से। कईयों के तो कमरे थे स्टूडेंट्स के। आप अगर पुराने लोगों से बात करें, वो कहते हैं अरे जेएनयू में तो आज भी हमारा कमरा है, 50 साल के हो गए। Finally, thank God, people woke up to this. Otherwise, this gravy train was continuing there in JNU. कमरे का Now we need रीजन to मैं do आपकी something. स्क्रीन पे डाल रहा हूँ। पहले एक बारी मेस बिल देखिए ना, कि अब ये अब है 1000 रुपया पर सेमेस्टर। क्या बात है। न्यूज़पेपर 50 रुपया पर ईयर। रूम रेंट जो पहले था 20 रुपया पर मंथ,
20 रुपया पर मंथ। और ये पहले की बात, मैं 1969 फाउंडेशन ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं हाल तक बात कर रहा हूं, मेरे ख्याल से 15 या 16 के अंदर। अब भी क्या है, रेंट 300 रुपया पर मंथ। तो भाई चैरिटी है, आप इसको ऐसी नजर से क्यों देख रहे हैं? आप व्हाई आर यू 300 फ्राउनिंग रुपया अपॉन दिस? दीजिए पर मंथ, तो भैया मुझे भी दे दो यार, मैं भी वहां पे बैठ जाऊंगा, मैं भी तो बालक ही हूँ उनकी डेफिनेशन में। देखिए आप भी देखिए, बालक ही हैं। इनका कहना है, आप भाई जैसे एक से मेरी बहस हुई थी इस पे, तो उसने बताया मुझे, उसने कहा भाई आपके गुरुद्वारे में लंगर मिलता है, ठीक, लंगर में सबको खाना मिलता है, आप लोग गुरुद्वारा खोलते हैं, आप लोग इस्कॉन के मंदिर खोलते हैं, तो हमने जेएनयू खोल रखा है, हमारे लिए जेएनयू है, हम तो 20-20 रुपए में लोगों को खाना भी खिलाते हैं, फिर वो नारेबाजी भी करते हैं, हमारे लिए क्या बुराई है, हिडमा अमर रहे भी बोलते हैं जाकर के। तो जैसे आपके हैं, हमारा भी यहाँ पर सबको हम चैरिटी नहीं, कर मैं रहे हैं। बिल्कुल उनकी बात से सहमत होता, अगर वो अपने फंड से खोलते ना। गुरुद्वारे में संगत जाके के सेवा करती है, इस्कॉन में हाँ जो श्रद्धालु हैं, संगत है, वो जाके करती है। भाई आप टैक्स पेयर के पैसे पे क्यों हो रहा है? दो पार्ट्स हैं इसके, देखिए। हाँ एक पार्ट हाँ ये है, इंडिया में एजुकेशन हाईली सब्सिडाइज्ड। आप यूएस में जाइए, यूके में जाइए, लोग कह रहे हैं डेट ट्रैप, एजुकेशन लेना आपको एक डेट ट्रैप में डाल देती है। $100,000 पे आप बाहर निकलते हैं एजुकेशन लेके, लोन लेके, स्टूडेंट लोन लेके, ठीक है। सब्सिडी वब्सिडी सबके बाद की बात कर रहा हूँ। भारत में आप अगर किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आप अपना सब्सिडाइज खाने पे वजन बढ़ा के बाहर निकलते हैं, कोई लोन लेके बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। जो सही बात है, हमारा एक सिस्टम है हमारे देश में एजुकेशन लेवल से, और मैं इस सिस्टम से खुश हूं। बट इस सिस्टम से अगर आपका पैसा जा रहा है, तो वो ऐसे लोगों के लिए तो नहीं हो सकता ना, जो बार बार चर्चा में आए इन तरह की खबरों के लिए। अब कोई भी प्रधानमंत्री हो, स्टूडेंट्स का क्या लेना देना उसकी कब्र खोदने के लिए, क्या लेना देना? सही सो बात है ये तो। दैट इज द पेन पॉइंट। पर आप क्या देख रहे हैं कि अब जो ये पूरी स्टूडेंट मूवमेंट्स हो रही हैं, बहुत फोकस हो रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर इन स्टूडेंट मूवमेंट्स को लेके, बहुत फोकस हो रहा है फेसबुक पे। अब मुझे नहीं लगता ये सरकार इस पे नोटिस कर रही है, क्योंकि आप देखिए किस किस तरह की बातें हो रही हैं इंस्टाग्राम पे, किस किस तरह के झूठ और भ्रम फैलाए जा रहे हैं। जैसे ये जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर था उमर खालिद शर्जील इमाम की बेल रिजेक्ट करने का, हाँ 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 नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इससे कोर्ट बेल देता है नहीं देता है, एज पर लॉ है। अलग अलग बेंचेस, पिछले बेंच पे भी आपने कुछ अजीब अजीब बातें करी है, मैं रिपीट नहीं कर रहा, ये नया बेंच था, उधर भी आपको रिलीफ नहीं मिला, उसके लिए आप सरकार को अटैक करते हैं। सो डू वी नीड टू रीथिंक आवर एजुकेशन पॉलिसी, और या बेटर वेटिंग होनी पड़ेगी कि किसको आप एडमिशन दे रहे हैं, या जीरो टॉलरेंस रखनी पड़ेगी कि आप ऐसी एक्टिविटी में जाएंगे तो सीधा रेस्ट्रिकेट होंगे, या सीधा डिफंड ही करना पड़ेगा ऐसी एजुकेशन को। क्या लेवल की आप प्रॉब्लम देख रहे हैं? इसको बहुत सीरियस क्लेंजिंग की तो जरूरत है, मतलब डीप डीप क्लेंजिंग की जरूरत है। और सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि ये सब कौन से कोर्सेज पढ़ के बैठे हुए हैं, आप जरा समझो। जैसे ये कन्हैया जो है, जो आज कांग्रेस पार्टी में है, ये पढ़ के बैठा हुआ है युगांडा या अफ्रीकन रिसर्च। अब बताओ इसने कहाँ अफ्रीकन रिसर्च से देश का भला हो रहा है जो इसको ये वाली सब्सिडी मिल रही? भाई या तो ये आगे बढ़ के इस तरफ कुछ जा रहा हो करने। इट्स क्रेजी द काइंड ऑफ कोर्सेज पीपल आर डूइंग। एंड इसके साथ साथ दे इवन हैव द गट्स टू ब्लॉकेड प्रोफेसर्स, और ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की सक्स और ये सब भी लिख देना ग्राफिटी से। मतलब जिस तरह की इंपावरमेंट है स्टूडेंट्स की ना, दे लिटरली हैरेसिंग द प्रोफेसर्स की औकात नहीं है भाई वहां पर। तो ये जो करना, कंट्रोल कर लिया था एक बार इन्होंने सिस्टम्स, आईटी सिस्टम्स की, भाई 2 रुपए शायद किसी चीज की फीस बढ़ाई थी, एग्जाम नहीं होने देंगे हम आज। ये आप जो जिस तरह की अनार्की ला रहे हो कॉलेज में, दैट इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। ये रूल ऑफ लॉ जो इनके अंदर अनार्की का एलिमेंट है ना, JNU has become the breeding ground of that. If you cannot control this, and the government needs to act भाई इसमें, हम तो सरकार से बोलना चाहिए ना इसमें, आप क्या कर रहे हो इसके अंदर? क्यों फंडिंग दे रहे हो ऐसी जगह को भाई जहां पर ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही है? सिर्फ इसको पॉलिटिकल उसके लिए थोड़ी यूज करना है। वी हैव टू क्लेंस द सिस्टम आल्सो ना। यू कांट जस्ट आपने कीप यूजिंग दिस एज अ आपने पॉलिटिकल थिंग। इंपॉर्टेंट बात करी कोर्सेज को लेके, बात सही है। आप पीएचडी कर रहे हैं अफ्रीकन स्टडीज में, हाँ सरकार हाँ के सब्सिडाइज रेट्स पे, भाई आप करिए ना जाके। आपको मैथ साइंस इंजीनियरिंग करनी, आपने नेतागिरी करनी है, नेतागिरी करने तक आपको अफ्रीका स्टडी होगी या युगांडा स्टडी या नाइजीरिया। भैया हमको यूएस तो है नहीं, हमें कोई वर्ल्ड में घुस के तो हरकतें करनी नहीं है। सो व्हाई, इफ यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन टाइम, अपने पैसे पे करो। पर क्या एक और इस चीज है इसमें, एक और चीज आपको बताऊं इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग, आप जो ये कोर्सेज की बात हो रही है, एक और बहुत दुर्भाग्यवश एक चीज है कि जेएनयू के लोग सिविल सर्विसेज में बहुत जा रहे हैं।
तो इमेजिन ये अनार्की का माइंडसेट लेके ये ब्यूरोक्रेसी में एंटर कर रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है ये आपको बताऊं मैं। इन्होंने ये वाली जो साइंसेस होती है ना, जो विचित्र साइंसेस मैं कहूं इनको, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सब पे एक तरह से टोटल मोनोपोलाइजेशन रही है जेएनयू की, राइट फ्रॉम द लेट 60s। नाउ व्हाट हैपेंड इज दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स अलाउड इन द सिविल सर्विसेज। अब इसके ऊपर इनसे कोई जीत नहीं पाता, एंड दे आर वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। तो दे ऑलवेज हैव एन एडवांटेज, जब सोशियोलॉजी की बात हो, एंथ्रोपोलॉजी की बात हो, इन सब की हो, दे हैव एन एडवांटेज इन द सिविल सर्विसेज। एज अ रिजल्ट दे कैरी दिस माइंडसेट टू द ब्यूरोक्रेसी। पीपल रियली नीड टू फिक्स दिस हमारे एजुकेशन सिस्टम में। ये सिविल सर्विसेज का भी, अभी मैं संजीव सन्याल को सुन रहा था, द यूपीएससी नीड्स टू बी रिस्ट्रक्चर्ड, राइट। बिल्कुल दिस इज बिल्कुल। वन ऑफ द पेन पॉइंट्स जो है देखिए सोशियोलॉजी को आपने प्रमोट करना। आज के ज़माने में मतलब मेरा तो इसमें बहुत क्लियर है कि एजुकेशन सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं, एक्सपेंडेड स्टेम सेल्स जो स्टेम सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी जो आपकी है, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स जो भी है, ये जो आपकी है उसी पे एजुकेशन है। ये आप जाके आज की डेट में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भैया पूरा वर्ल्ड का मैप बन चुका है, सॉरी टू से, कोई न्यू नहीं, एरिया चालू उनका है रेलेवेंस, अपना जियोलॉजिस्ट का है, रॉक्स का नहीं, पढ़ने का है, वो जियोलॉजी इज है, डिफरेंट, ठीक है। ज्योग्राफी इज बट डिफरेंट, हाँ ज्योग्राफी हाँ, इज डिफरेंट फ्रॉम राइट, जियोलॉजी, बट राइट? यू नीड ज्योग्राफी तो फॉर दैट, राइट। तो हाँ मेरा ये हाँ, कहना है वो ठीक है, आई एम फाइन विद दैट, बट नो नो नो, माय heavily पॉइंट, नो biased है नो, civil services in favor of sociology and anthropology, heavily biased, नो that is the करण, problem. करण द हम्म डिफरेंस इज के आज की डेट में एक हम्म हमें संकोच नहीं करना चाहिए जो लाइफ का एक्सपीरियंस है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने तो आज तक हम्म एक भी ज्योग्राफी पढ़े व्यक्ति को, जैसे सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ी और ज्योग्राफी में करियर बनाया हो, कुछ भी लाइफ में अचीव, ऑडियंस से डाल दीजिए, मे बी आई बी एजुकेटेड, कौन सा हम्म ज्योग्राफी स्टूडेंट है जिसने सिर्फ ज्योग्राफी करके ज्योग्राफी के अंदर ही करियर बनाया हो, वो लाइफ में कहीं हम्म भी पहुंचा हो? या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हो, एस्ट्रोलॉजी सॉरी, वो क्या है आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स आप बोल रहे थे, ठीक है, वो पढ़े sociology, हो, anthropology. सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सॉरी, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी हो, जो कहीं भी पहुंचा है। सो यूएस इज मूविंग टू द एरा जहां पे वो कह रहे हैं कि आपको कॉलेज एजुकेशन इवन इन सीरियस सब्जेक्ट्स क्या चाहिए, ये आपको नए सब्जेक्ट्स में चाहिए। हम आज भी वो बातें कर रहे हैं जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो रही थी, डिस्कवरी ऑफ माउंटेन रेंजेस हो रही थी, डिस्कवरी ऑफ ब्रिटिशर्स के लिए डिस्कवरी ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट हो रही थी। तो कब तक, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट कि इंडिया में एजुकेशन बहुत हेवीली सब्सिडाइज्ड है, उस हाँ कॉन्टेक्स्ट में कब तक आप ऐसे कोर्सेज जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं, और ये बच्चों के लिए भी खराब है जो पढ़ते हैं, मुझे कोई संकोच नहीं, आप डिसएग्री करें लिख दें नीचे, जो बच्चों का भी करियर नहीं बना रहा, क्या बनाएगा? ज्योग्राफी में आप पढ़ के ज्योग्राफी टीचर बनोगे बस, उससे ऊपर क्या बन जाओगे भाई? प्रैक्टिकल चलो, बातें करो। वो एक सब्जेक्टिव हाँ बात है, वो उनके तो है ही। उनके हैं अपने करियर, बट मेरा ये कहना है यू कांट सब्सिडाइज दिस, एंड you can't subsidize this to a point and give it weightage, more weightage in a civil. Today a person who opts for maths as a subject, maths में you have to be exact eventually, ठीक है, process वगैरह के, and somebody who opts for sociology has a sociologist has a massive advantage, and then it's concentrated in JNU because वहां ज्यादा पढ़ाई जाती है। तो ये आई एम अगेंस्ट दिस बायस इन द सिस्टम। बाकी सब्जेक्ट चलिए वो आपकी सोच है, वो जिसका जो ठीक लगे, बट एटलीस्ट डोंट डू दिस कि भाई लॉप साइडेड आप बना दो एक साइड एडवांटेज। ये हो रहा है इस समय। यूपीएससी रिफॉर्म्स, ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स, ये तो एक नेवर एंडिंग टॉपिक है फॉर अ नेशन लाइक इंडिया। इस पे किसी और दिन विस्तार से चर्चा करेंगे और एजुकेशन भी करेंगे। अभी मुझे बिल्कुल लगता है कम से कम सरकार अब एक्शन लेना शुरू करे, कुछ पॉलिसीज चेंज करे, बेटर वीडिंग, बेटर क्लेंजिंग करें, ताकि टैक्स पेयर का पैसा अफजल गुरु के सपोर्ट के लिए या एजुकेशन को जो डिजर्विंग स्टूडेंट से रोकने के लिए या प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री की कबर खोदने के लिए वेस्ट ना हो। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू जी।